हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 कॉमर्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि है अकाउंट्स, जिसमें कि आज हम लोग समझेंगे कि खातों के शेष के आधार पर तलपट को कैसे तैयार करते हैं। चलिए देर किस बात की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी हम अपना तलपट जो है वो दिए गए खातों के शेष या फिर उनके अधिक के आधार पर तैयार करते हैं, उस कंडीशन में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से खाते के शेष को डेबिट पक्ष में दिखाना है, मतलब डेबिट कॉलम में उसका अमाउंट लिखना है, और कौन से खाते के शेष का अमाउंट जो है वो क्रेडिट कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो ये नियम हमें जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे देखा जाए तो हम आपको नाम तो बता सकते हैं कि कौन से खाते को आप डेबिट करेंगे और कौन से खाते को क्रेडिट करेंगे, बट फिर भी कोई ना कोई ऐसा खाता होगा जो कि हमसे छूट जाएगा। तो इस तरीके से आप कितने खातों को याद रखेंगे कि किसे हमें डेबिट करना है, किसे हमें क्रेडिट करना है। तो बढ़िया रास्ता क्या है, ये कि आपको वो नियम ही पता हो कि जिसके आधार पे आप तलपट में खातों के शेष को डेबिट और क्रेडिट कॉलम में आराम से दिखा सकें। तो इसके लिए कोई अलग से कोई नियम नहीं पढ़ना है आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ डेबिट और क्रेडिट का नियम पता होना चाहिए, जो कि आप फर्स्ट चैप्टर में ही आपने स्टार्टिंग में ही जर्नल स्टार्ट होने के पहले ही पढ़ा होगा। क्योंकि जर्नल हम लोग तभी एंट्री कर पाते हैं जब हमें जर्नल एंट्री करने के लिए डेबिट और क्रेडिट का नियम पता हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसी नियम को जानने की बहुत अच्छे से ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में हम यहाँ पर बता दिए हैं कि डेबिट और क्रेडिट का नियम क्या है। सिंपली आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि हमारे पास दो प्रकार के खाते होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत खाता, दूसरा होता है अव्यक्तिगत। अव्यक्तिगत खाता दो प्रकार में डिवाइड होता है, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमें मेनली 3 खातों के नियम जो हैं वो जानने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत खाता किससे रिलेटेड होता है? व्यक्ति से। व्यक्ति, बैंक, संस्था, कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी कृत्रिम व्यक्ति या फिर प्राकृतिक व्यक्ति। ठीक है, इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति है उससे हमारा वो किससे रिलेटेड होता है? व्यक्तिगत खाते से। व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है? यानी कि जो भी व्यक्ति कुछ पा रहा है, ठीक है, जो भी पा रहा है, पाने वाले व्यक्ति को आपको हमेशा डेबिट दिखाना है और देने वाले व्यक्ति को हमेशा क्या करना है? क्रेडिट करना है। ठीक, यहाँ पे आपको जैसे बैंक अगर कुछ दे रही है तो बैंक को आप क्रेडिट करके दिखाएंगे, और अगर आपको जो है कोई व्यक्ति पा रहा है, आप कुछ पा रहे हैं, तो आप अपने आप को डेबिट करके दिखाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान देते हुए चलना है कि आप किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। दूसरा वास्तविक खाता। वास्तविक खाते में क्या होता है? आने वाली संपत्ति को डेबिट करते हैं और जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करते हैं। यानी कि व्यवसाय में कुछ भी खरीद करके आप ले आ रहे हैं, चाहे वो माल हो या फिर मशीन, फर्नीचर, कोई भी व्यवसाय की संपत्ति हो, अगर वो व्यवसाय में आ रही है तो वो डेबिट होती है, और जा रही है यानी कि बाहर आप बेच रहे हैं तो उस कंडीशन में वो क्या होती है? क्रेडिट होती है। और लास्ट है अवास्तविक खाता। किसी भी प्रकार की व्यय और हानि को आप क्या करेंगे? डेबिट कर दिखाएंगे। जैसे सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, तो ये क्या है? व्यय है, तो इसको आप डेबिट करके दिखाएंगे। और अगर कोई भी चोरी हुई है, लॉस बाय थेफ्ट, ये सारे हैं, उसे आप क्या करेंगे? डेबिट करके दिखाएंगे। जबकि इसका अपोजिट किसी भी प्रकार की इनकम है, जैसे आपको कमीशन मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, लाभांश मिल रहा है, या फिर व्यवसाय में प्रॉफिट हो रहा है किसी भी तरीके से, तो उसको आप क्या करेंगे? क्रेडिट करके दिखाएंगे। तो ये कुछ नियम है हमारे डेबिट और क्रेडिट के। इन्हीं के आधार पे हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं और इन्हीं के आधार पे हमें क्या करना है? अपना तलपट भी बनाना है। तलपट में सिंपल सा पाने वाले या देने वाले किसी व्यक्ति का नाम उतना नहीं लिखा होता है। यहाँ पर ज़्यादातर जो शब्द यूज़ होते हैं वो होता है देनदार और लेनदार। ठीक है, तो देनदार और लेनदार यहाँ पर जो है, देनदार क्या होता है? जिससे व्यवसाय को बाद में उसका पैसा वापस मिलेगा, यानी कि व्यवसाय ने पहले कर्जा दिया है या फिर उधार माल बेचा है, अब वो क्या करेगा? वापस करेगा। तो देनदार जो होती है वो व्यवसाय की संपत्ति मानी जाती है, और संपत्ति का सिंपल सा नियम होता है कि संपत्ति सारी डेबिट होती है। सिंपल सा एक अलग से नियम आप समझ सकते हैं। अगर कोई किसी भी संपत्ति का नाम लिखा है तो उस संपत्ति को आप क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड दिखाएंगे। किसी भी प्रकार के दायित्व का नाम लिखा है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आपको पेमेंट करना है बाद में, वो आपको कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। ये भी छोटा सा नियम आपको अलग से जानना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम लोग आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से हम लोग क्लियरिटी हो जाएगी। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं। एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है। ठीक है, आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर हमें कुछ खाते दिए हुए हैं और उनके शेष दिए हुए हैं। अब इसके आधार पे हमें तलपट तैयार करना है। जब हम लोग इसके आधार पे तलपट तैयार करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि
ये नियम जो है वो कहाँ और कैसे यूज़ होंगे। देखिए पिछले वीडियो में ही हमने आपको तलपट का फॉर्मेट समझा दिया था। तो यहाँ पर हमने तलपट का फॉर्मेट पहले से बना लिया। ट्रायल बैलेंस एज ऑन, यहाँ पर हमने सारे जितने भी यहाँ पर खाते लिखे हुए जिनके शेष को हमें दिखाना तलपट में, उन सभी खातों को यहाँ पर हमने दिखा दिया। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब बस उनके शेष को हम लोग उनके जगह पर लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, सबसे पहले है परचेस अकाउंट। ठीक है, परचेस यानी कि परचेस मतलब क्या होता है, क्रय खाता, यानी कि जो हमने माल अपने व्यवसाय के लिए खरीदा है। तो जो भी व्यवसाय का माल होता है वो व्यवसाय की क्या होती है, संपत्ति होती है। ठीक है, तो संपत्ति को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, किसी भी व्यवसाय का माल उसकी संपत्ति होती है और संपत्ति को हमेशा डेबिट करते हैं। तो क्रय यानी कि परचेस का अमाउंट जो है वो डेबिट साइड में 76,900 रुपये हम लोग दिखाएंगे और क्रेडिट में कुछ नहीं दिखाएंगे। ठीक, दूसरा है सेल्स। सेल्स यानी कि हम लोग सामान बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो हमारा व्यवसाय का माल है वो व्यवसाय से बाहर जा रहा है, यानी कि हमारी संपत्ति जो है वो व्यवसाय से बाहर जा रही है। तो बाहर जाने वाली संपत्ति को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट जो है सेल्स का वो क्रेडिट साइड में 1,02,000 रुपये हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, आप परचेस को भी इसी तरीके से समझ सकते हैं कि आप माल खरीद रहे हैं, यानी और माल जो है वो व्यवसाय की संपत्ति होती है। तो संपत्ति आप व्यवसाय में खरीद करके ले आ रहे हैं, तो आने वाली संपत्ति को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इस तरीके से भी आप परचेस को और सेल्स को समझ सकते हैं। ठीक, उसके बाद है वेतन खाता। वेतन क्या है, एक प्रकार का खर्च है जो कि व्यवसाय को करना पड़ता है, क्योंकि व्यवसाय अगर अपने एम्प्लॉय को वेतन नहीं देगा तो वो काम नहीं करेंगे। तो व्यवसाय के लिए तो ये एक प्रकार का व्यय यानी कि खर्चा हो गया। तो वेतन व्यय है और व्यय को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं। तो इसलिए सैलरी अकाउंट का जो बैलेंस है 16,500 रुपये, इसे हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक, फिर हरास कोष खाता, ये है 22,500 रुपये। देखिए किसी भी प्रकार का जो कोष होता है वो व्यवसाय का दायित्व होता है। ठीक है, आप अभी फ़िलहाल में बस इतना ही समझिए कि किसी भी प्रकार का आपके पास कोष का ऐसा आ रहा है, कोई भी कोष का खाता आ रहा है, तो वो व्यवसाय का दायित्व होता है और सारे दायित्व को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए इसका अमाउंट जो है 22,500 रुपये वो क्रेडिट में जाएगा। फिर है अदत्त व्यय खाता 3,400 रुपये। तो अदत्त व्यय क्या होता है, ऐसा व्यय जिसका अभी हमें पेमेंट करना बाकी है। तो ये व्यय जो है वो व्यवसाय की दायित्व हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, व्यवसाय का दायित्व हो गया। तो दायित्व क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट में 3,400 रुपये दिखा देंगे। आपको यहाँ पर ये नहीं देखना कि ये व्यय है, क्योंकि यहाँ पे व्यय लिखा है तो आप व्यय समझ के डेबिट में डालेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये अदत्त व्यय है, यानी कि अभी हमें चुकाना बाकी है, यानी कि ये हमारा दायित्व है, तो इसको हम लोग क्रेडिट में करेंगे। अशुद्ध ऋण खाता, ऐसा पैसा जो कि हमारा डूब गया। अशुद्ध ऋण मतलब डूबा हुआ पैसा। डूबा हुआ पैसा क्या हो गया, हमारी हानि हो गई। हानि को क्या करते हैं, डेबिट में दिखाते हैं। तो 900 रुपये हम लोग कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे। फिर है देनदार खाता। देनदार कौन होते हैं, व्यवसाय की संपत्ति होती है, क्योंकि ये व्यवसाय के कर्जदार होते हैं और कर्जदार से हमें बाद में पैसा मिलेगा। तो इसलिए ये देनदार को हम लोग क्या मानते हैं, व्यवसाय की संपत्ति, और संपत्ति क्या होती है, डेबिट होती है। तो देनदार को यहाँ पर 15,300 रुपये से डेबिट करके दिखा देंगे। लेनदार कौन होते हैं, ये व्यवसाय के मतलब व्यवसाय को इन्होंने कर्जा दिया होता है। ठीक है, तो ये इन्हें अभी हमें क्या करना है, पैसा बाद में वापस करना है। तो ये हमारे दायित्व हो गए। दायित्व क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितना, 9,700 रुपये। फिर बैंक ऋण खाता, बैंक से आपने लोन लिया है तो जाहिर सी बात है कि इस लोन को आपको बाद में चुकाना भी पड़ेगा। तो इस वजह से ये हमारा दायित्व हो गया और दायित्व की वजह से ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसको हम लोग 12,600 रुपये जो है बैंक लोन का क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। ठीक, फिर है देय विपत्र खाता। देय विपत्र खाता बिल्स पेबल, यानी कि अभी हमें क्या करना है, बिल का जो अमाउंट है वो पे करना है। ठीक है, अभी तो ये इस वजह से ये क्या होता है, ये भी हमारा दायित्व है, तो इसलिए इसे भी हम लोग 2,800 रुपये जो है वो क्रेडिट साइड दिखाएंगे। पूंजी खाता, पूंजी भी जो है वो व्यवसाय का दायित्व होता है, क्योंकि पूंजी
जो है उसका इंटरेस्ट जो है वो व्यवसाय को देना। व्यवसायी अलग है और व्यवसाय अलग है। तो व्यवसाय के लिए जो पूंजी है वो दायित्व का काम करती है, इस वजह से इसे 50,000 रुपये पूंजी को क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और फिर है मशीनरी खाता। मशीनरी क्या है? संपत्ति है व्यवसाय की, और संपत्ति क्या होती है? डेबिट होती है। तो मशीनरी को 93,400 रुपये से डेबिट में दिखा देंगे। ठीक, तो इस तरीके से आई होप कि आपको ये समझ में यहाँ पर आया होगा कि किस तरीके से यहाँ ये जो नियम है, खास करके ये दोनों खाते का नियम ज़्यादा यहाँ पर तलपट बनाते टाइम पे लगता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सारे शेषों को लिख लिया। अब लास्ट में क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो हमारा टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 2,03,000 रुपये, और हमारा दोनों साइड का टोटल बराबर आया है। इसका मतलब कि हमने तलपट जो है वो सही सही बनाया है। तो इस तरीके से आपको ये नियम जो है वो अच्छे से पता होना काफ़ी ज़रूरी है। अब यहाँ पर थोड़ी सी हमें एक समझने वाली चीज़ ये है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि जो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको प्रारंभिक स्टॉक, जिसे कि हम लोग प्रारंभिक स्कंद भी बोलते हैं, ठीक है, प्रारंभिक रहतिया भी बोलते हैं, ठीक है, प्रारंभिक स्टॉक, रहतिया या फिर स्कंद, ये 3 नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक स्टॉक क्या होता है आपको हम बता चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में ही कि वो स्टॉक जो हमारा वर्ष जब प्रारंभ होता है उस टाइम पे ही हमारे पास जो माल रहता है पहले से ही, वो हमारा प्रारंभिक स्टॉक होता है। ठीक है, जैसे हमारी प्रारंभिक स्टॉक की राशि दी हुई है हमारे पास 10,000 रुपये, और साथ में हमें दिया है अंतिम स्टॉक यानी कि अंतिम रहतिया। ठीक है, और बोला है कि मतलब कि अब यहाँ पर दिया है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमें यहाँ पर जो है इसे तलपट में दिखाना है। ठीक, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? प्रारंभिक स्टॉक तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका माल है। ठीक है, आपका माल है, जिस माल में आप व्यापार कर रहे हैं वो आपका माल है, जो कि आपके पास बचा हुआ पिछले साल का है। तो ये इस साल के लिए हमारा प्रारंभिक स्टॉक है। तो माल क्या होती है? माल संपत्ति होती है। संपत्ति को क्या करते हैं? डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो आप यहाँ पर सिंपल सा ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक को क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक करके इसका अमाउंट 10,000 जो है वो डेबिट साइड में दिखा देंगे। लेकिन जो है अंतिम रहतिया, तो अंतिम रहतिया नॉर्मली माना जाता है कि अंतिम रहतिया का जो कैलकुलेशन होता है वो सदैव तलपट बनाने के बाद किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे अंतिम रहतिया दिया हुआ है तो भी आप इस अंतिम रहतिया की राशि को तलपट में नहीं दिखाएंगे। अलग से तलपट बनाने के बाद नीचे आप जो है वो अलग से लिख के दिखाएंगे कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 5,000 रुपये बचा था। ठीक, इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अंतिम रहतिया का कैलकुलेशन जो है वो सदैव जो हमारा तलपट है उसको बनाने के बाद ही होता है। इस वजह से इसकी जो राशि है क्लोजिंग स्टॉक की, अगर क्वेश्चन में दिया है उसके बाद भी आप क्या करेंगे? उसको तलपट बनाने के बाद दिखाएंगे, और ओपनिंग स्टॉक जो है उसे आप लोग क्या करेंगे? तलपट में दिखाएंगे। ठीक, ये तो हो गया इस तरीके से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम रहतिया के साथ साथ यहाँ पर बेचे गए माल की लागत, बेचे गए माल की लागत भी दी होती है। ठीक है, बेचे गए माल की लागत भी दी होती है। इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि आप प्रारंभिक स्टॉक जो है वो नहीं दिखाएंगे। ठीक है, बेचे गए माल की लागत में आप क्या करेंगे? प्रारंभिक स्टॉक नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो प्रारंभिक स्टॉक है वो बेचे गए माल की लागत में सम्मिलित है, क्योंकि आपने जो माल बेचा होगा, ठीक है, वो आपके पास पहले से प्रारंभिक स्टॉक पे रहा होगा, तभी ना आपने उसको बेचा होगा। तो यानी कि ये जो 10,000 है वो इसमें आपका सम्मिलित है। इस वजह से प्रारंभिक स्टॉक की राशि को, अगर बेचे गए माल की लागत दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो प्रारंभिक स्टॉक की राशि को नहीं दिखाएंगे। अगर बेचे गए माल की लागत जो भी दी हुई है, मान लीजिए यहाँ पर 5,000 रुपये ही दी गई है, तो आप क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके उसकी अमाउंट जो है वो डेबिट साइड पे दिखाएंगे, और अंतिम रहतिया की अमाउंट जो है वो बाहर दिखाएंगे, लेकिन प्रारंभिक स्टॉक की राशि को नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना होगा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अगर क्वेश्चन में बेचे गए माल की लागत, प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक दोनों
तीनों ही चीज़ें दी हुई हैं, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हम लोग बेचे गए माल की लागत को डेबिट साइड में दिखाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से, और अंतिम रहतिया को भी हम लोग डेबिट साइड में ही दिखाएंगे, मतलब कि तलपट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को भी हम लोग तलपट के अंदर दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है उसको हम लोग नहीं दिखाएंगे। ठीक है, हमने आपसे बोला था कि क्लोजिंग स्टॉक को बाहर दिखाएंगे, बट अगर कंडीशन ये है कि ये तीनों साथ में दिए हुए, उस कंडीशन में क्लोजिंग स्टॉक अंदर दिखाया जाएगा और ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन है, बेचे गए माल की लागत नहीं दी हुई है, उस कंडीशन में ओपनिंग स्टॉक तलपट के अंदर और क्लोजिंग स्टॉक तलपट के बाहर दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग खातों के शेष या आधिक्य के आधार पर तलपट तैयार करना सीख लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि अगर खातों का योग दिया है और उसके बाद भी हमें शेष के आधार पर तलपट तैयार करना है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, खातों के योग के आधार पर शेष विधि से तलपट तैयार करना। ठीक है, तो अगर ऐसा कंडीशन है तो उस कंडीशन में हमारे पास ये कुछ 3 नियम दिए हुए हैं जिन्हें हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हम लोग अपना तलपट आराम से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहली बात बोला है कि जिस पक्ष की राशि अधिक होगी, शेष या आधिक्य की राशि उसी पक्ष में दर्शाई जाएगी। तो ये खातों के योग के आधार पर मतलब क्या हुआ कि आपको खाते का नाम दिया रहेगा और उसके डेबिट टोटल और उसका क्रेडिट टोटल दिया रहेगा। अब हमें क्या करना है, उसका शेष निकाल करके शेष के आधार पर बनाना है। तो आप डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल में से जो राशि अधिक रहेगी, जैसे क्रेडिट की राशि अधिक है तो जितना भी डिफरेंस आ रहा है दोनों के अमाउंट में, उस डिफरेंस को आप क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और अगर डेबिट की राशि अधिक है तो जो भी डिफरेंस आ रहा है दोनों अमाउंट में, उस डिफरेंस को आप कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में। मतलब कि जिस पक्ष की राशि अधिक रहेगी उस पक्ष में हम लोग को जो शेष राशि आएगी दोनों का डिफरेंस निकालने पे, उस डिफरेंस को हम लोग को उस पक्ष में दिखाना होगा। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला नियम यही है। दूसरा है, दोनों पक्षों का योग बराबर होने पर इसे किसी भी पक्ष में नहीं दर्शाया जाएगा। तो कोई भी ऐसा खाता है जिसका दोनों पक्ष का योग बराबर, जैसे हमारा ये हरी का खाता है। ठीक है, हरी का खाता है, उसका जो खाता है वो डेबिट साइड भी 10,000 है और क्रेडिट साइड भी 10,000 टोटल में आ रहा है। उस कंडीशन में हरी के खाते को हम लोग तलपट बनाते टाइम नहीं दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसके दोनों खातों का दोनों साइड का जब हम लोग शेष निकालेंगे तो कोई शेष नहीं, जीरो निकल रहा है। तो जब जीरो शेष है तो उस कंडीशन में जो है वो हरी के खाते को हम लोग तलपट में कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा कोई भी खाता है जिसके दोनों पक्ष का योग बराबर हो, उससे हम लोग तलपट में नहीं दिखाएंगे। और लास्ट है, यदि राशि केवल एक ही पक्ष में दर्शाई गई है तो उसे यथावत उसी पक्ष में दिखाएंगे। अगर कोई खाता जैसे परचेस, ठीक है, परचेस अकाउंट लिखा है और उसका अमाउंट जो है वो डेबिट साइड में दिखाया हुआ है, तो उस अमाउंट को हम लोग डेबिट में ही दिखाएंगे। उसको हम लोग को कुछ भी छेड़छाड़ करने की उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसा राशि दिया हुआ है उसको उसी साइड में हम लोग को दिखा देना है। तो ये कुछ 3 नियम है, इन्हीं के आधार पे अब हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ये सारे कुछ खाते हैं और ये उनके दोनों साइड के जो है वो योग दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसके आधार पे हम लोग यहाँ पर एक नया तलपट तैयार करेंगे शेष विधि के द्वारा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट का जो टोटल है वो क्रेडिट साइड का 1,50,000 दिया है। तो हम जैसा इस पर तीसरा नियम लागू होगा कि जिस पक्ष में राशि दी हुई है, अगर एक पक्ष में राशि है तो उसे उसी पक्ष में दिखा देंगे। तो सेम यहाँ पर एक पक्ष में राशि है तो कैपिटल अकाउंट की राशि को 1,50,000 को सेम वैसे ही वहीं पे क्रेडिट साइड में ही दिखा देंगे। दूसरा है मशीनरी अकाउंट, इसमें दोनों पक्ष की राशि दी हुई है। यहाँ डेबिट है 1,30,000 जबकि क्रेडिट है 20,000। तो क्या बोला था, जो भी डिफरेंस कितना होगा, 1,30,000 में से 20,000 माइनस करेंगे, 1,10,000 का डिफरेंस आ रहा है। उस डिफरेंस को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, तो जिस पक्ष का योग जो है वो बराबर है, तो इस डेबिट पक्ष का योग बराबर है तो 1,10,000 को यहाँ पर हम लोग डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। ठीक, फिर है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में डेबिट में 15 है जबकि क्रेडिट में आपका 5,000 है। इस कंडीशन में 15 में से 5 गया, 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। उस 10,000 को आप कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट पक्ष का योग जो है वो बराबर है। तो यहाँ पर 10,000 हम लोग फर्नीचर के सामने दिखा देंगे। ठीक, उसके बाद है डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट में 1,000 है जबकि क्रेडिट में 2,700 रुपये है। ठीक है,
तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो डिफरेंस हो रहा है वो हो रहा है 1700 रुपये का, ठीक है, जो कि कहाँ दिखाया जाएगा, वो क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट के सामने हम लोग जो है वो 1700 रुपये यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक। फिर है परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट में एक साइड ही है 2.5 लाख रुपये, तो इसे जस्ट एक ही साइड हम लोग इसी डेबिट साइड में ही 2.5 लाख रुपये करके दिखा देंगे, ठीक। फिर सेल्स अकाउंट, ये भी एक साइड है 3 लाख, तो इसको भी एज इट इज़ हम लोग 3 लाख रुपये जो है वो क्रेडिट में करके दिखा देंगे। फिर कमीशन अकाउंट, दोनों साइड में है, एक साइड 15,000, दूसरा साइड 7,000, तो डिफरेंस कितना हो गया 8,000 का। किस साइड दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि डेबिट साइड का योग जो है वो ज़्यादा है। फिर रेंट अकाउंट 12,000 और 2,000, डिफरेंस कितना 10,000 का, जो कि आपका डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। फिर है ए का खाता 15,000 15,000, दोनों साइड बराबर है। यहाँ पर आपका दूसरा वाला नियम लग रहा है, दोनों खाते का योग बराबर होने पे इसे नहीं दिखाएगा, इसलिए हम यहाँ पर ए का खाता नहीं दिखा रहे हैं। फिर है बी का खाता। बी खाते में डेबिट में 22,000 जबकि क्रेडिट में 14,000, तो डिफरेंस आपका कितने का हो गया 8,000 का। तो ये 8,000 का डिफरेंस कहाँ जाएगा, आपका डेबिट पक्ष में। तो बी के खाते के सामने 8,000 रुपये हम लोग यहाँ दिखा देंगे। सी के खाते में 17,000 और 28,000, डिफरेंस आपका कितना हो गया 9,000 का। तो जो 9,000 का डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा, आपका क्रेडिट साइड में। और लास्ट है आपका, सॉरी, अभी डी का खाता है जो कि 26,000, एक साइड ही है, तो हम लोग एक साइड डी का खाता 26,000 डेबिट में दिखा देंगे। और अब लास्ट है हमारा कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट का जो है यहाँ पर दोनों साइड का टोटल, एक साइड का है 5,28,700 जबकि दूसरे साइड का है 4,88,000। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 40,700 रुपये का डिफरेंस। किस साइड दिखाएंगे, तो ये साइड आपका डेबिट साइड ज़्यादा है, तो डेबिट साइड में दिखाएंगे कितना 40,700 रुपये, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जितना भी हमारा योग दिया हुआ था उन सभी का हमने बैलेंस निकाला, शेष निकाला, और उन सभी को, ये जो हमारे 3 नियम थे, इन तीनों नियम के आधार पे हमने सभी को उनके जगह पर जो है वो दिखा दिया। तो हमारा ये तलपट बन के तैयार हो गया। अब अगर हम लोग इसका टोटल करेंगे तो जो हमारा टोटल आएगा वो आएगा 4,62,700 रुपये, ठीक। तो ये हमारा योग हमें क्वेश्चन में दिया था, और उसके बाद भी हमने शेष विधि के आधार पर तलपट को तैयार किया। आई होप कि ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी। अब एक लास्ट है कि अगर कभी कभी क्वेश्चन में हमें क्या होता है, एक अशुद्ध तलपट दिया जाता है, यानी कि गलत तलपट दिया होता है, यानी कि उनका शेष जो है वो गलत जगह पर लिखा होता है, और हमें उसे क्या करना है, शुद्ध करना है। उस कंडीशन में हम लोग उसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें एक लिखा हुआ है कि निम्न तलपट का योग नहीं मिला है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों का योग जो है वो अलग अलग आया है। तो हमें क्या करना है, जो भी इस तलपट के अमाउंट में गलतियाँ हैं उसे दूर करके एक नया तलपट तैयार करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको इसी तलपट में, मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है यहीं पर हम आपको समझा देते हैं, अलग से इसे बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, कि सब कुछ वही रहेगा, बस जो अमाउंट गलत साइड में उसे सही साइड में करना है, और लास्ट में हमारा बैलेंस जो है वो सेम आ जाएगा। देखिए कैपिटल जो है वो हमारी पूंजी होती है। ये हमारे व्यापार के लिए क्या होता है, पूंजी एक तरीके का दायित्व होता है, और दायित्व को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जबकि यहाँ पर इसे डेबिट में किया गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे क्रेडिट में करेंगे। तो यहाँ से इसे काट करके हम लोग इसे क्रेडिट साइड में दिखा दे रहे हैं 50,000, ठीक। बिल्डिंग व्यापार की संपत्ति है, संपत्ति का शेष हमेशा डेबिट होता है, जो कि यहाँ पे क्रेडिट में है। तो क्रेडिट से हटा करके हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में दिखा देंगे। लोन क्रेडिट होता है क्योंकि ये व्यवसाय का दायित्व है, तो सही सही लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है। क्रेडिटर्स व्यवसाय के लिए दायित्व होते हैं जो कि क्रेडिट में दिखाए जाएंगे। वेजेस व्यवसाय की व्यय है, व्यय को हमेशा डेबिट करते हैं। सैलरी भी व्यय है, व्यय को हमेशा डेबिट करते हैं। मशीनरी संपत्ति है, संपत्ति का शेष भी जो है वो डेबिट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि एक प्रकार का बैंक से छोटा सा लिया गया लोन है, और इसका शेष हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि ये दायित्व हो गया ना, क्योंकि हमें बाद में इसका पेमेंट करना होता है, तो ये हमारा क्रेडिट साइड में ही जाएगा। रेंट जो है वो व्यय है, तो इसे डेबिट में ही दिखाएंगे। परचेस
जो कि हमने व्यवसाय के लिए माल खरीदा है, और माल व्यवसाय की संपत्ति होती है, और संपत्ति को हम लोग क्या करते हैं डेबिट साइड में दिखाते हैं। या फिर माल हम लोग खरीद रहे हैं तो व्यवसाय के अंदर संपत्ति खरीद के आ रही है, व्यवसाय के अंदर माल खरीद के आ रहा है, तो आने वाली संपत्ति को क्या करते हैं डेबिट। जबकि यहाँ पे इसका शेष क्रेडिट साइड में है, तो हम लोग क्या करेंगे इसे डेबिट साइड में दिखा देंगे। ठीक, फिर है सेल्स। सेल्स जो है ये व्यवसाय से बाहर हमारा माल जा रहा है क्योंकि बिक रहा है, तो इस कंडीशन में बाहर जाने वाली संपत्ति क्रेडिट साइड में जाती है, तो इसे हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ड्राइंग यानी कि आहरण, जो कि हम खुद जो व्यवसाय है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने व्यवसाय से सामान या पैसा निकालता है, तो उसको हम लोग आहरण कहते हैं, जो कि व्यवसाय के लिए एक प्रकार की हानि हो गई या फिर एक प्रकार का व्यय हो गया। तो इस वजह से इसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं, हमेशा डेबिट साइड में ही दिखाते हैं। इनपुट IGST, देखिए इनपुट IGST या फिर इनपुट कोई भी GST, चाहे CGST हो चाहे SGST हो, अगर वो इनपुट है यानी कि जब हम लोग ख़रीदारी कर रहे हैं उस टाइम हम लोग इस GST का पेमेंट करते तो ये हमारे लिए व्यय हो गई। तो इस कंडीशन में जो भी इनपुट GST रहेगी वो हमेशा डेबिट होती है, जो कि यहाँ पर डेबिट में ही दिखाई गई है। और लास्ट है आउटपुट GST। आउटपुट IGST या फिर आउटपुट कोई भी GST हो, वो कब होता है जब हम लोग सामान बेचते हैं, तो उस कंडीशन में हमें GST मिलता है। सामान बेच रहे हैं तो सामने वाला कस्टमर जो है वो सामान का पैसा जब हमें देगा तो उसमें GST का पैसा इंक्लूड होता है, यानी कि वो पैसा हमें मिल रहा है, GST हमें मिल रही है, हमारे लिए इनकम हो गई। और इनकम को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, जो कि यहाँ पर डेबिट में है, तो हम लोग क्रेडिट साइड में 1800 रुपये दिखा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो हमारी जहाँ पर गलतियाँ थी तलपट में उसे सही किया है। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे और इसका सही अमाउंट जो है वो दोनों साइड का बराबर ले आएंगे। तो दोनों साइड का जब हम लोग टोटल करेंगे तो इसका सही अमाउंट जो आएगा वो आएगा 1,71,800 रुपये। ठीक है, 1,71,800 रुपये हम यहाँ पर लिख करके दिखा रहे हैं, आपको नहीं लिख के दिखाना है। ठीक है, आपको यहीं अंदर ही लिख करके दिखाना है, हम बस आपको साफ साफ समझ में, इसलिए यहाँ पे हमने बाहर लिखा है। बट ये अमाउंट कहाँ लिखेगा, इसी जगह पे। जब आपको क्या करना होगा, अगर क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, आपको क्या करना है, एक नया तलपट तैयार करना है, एक नया तलपट का फॉर्मेट बनाना है, इन सभी खातों को वहाँ पर लिखना है, और साथ में जिसका शेष जिस साइड दिखा रहेगा उस साइड दिखा करके लास्ट में टोटल करके आपको ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। ठीक, तो आज की वीडियो में फ़िलहाल हम लोग इतना ही समझेंगे, क्योंकि ये आज हमने 3 चीज़ें समझी कि तलपट को अलग अलग तरीके से कैसे बनाया जाता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, कुछ उसमें और कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। थैंक यू।